बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ-साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी बातों को। उसके बाद पढ़ाई करेंगे गणित की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में समझेंगे एक कोण का समद्विभाजक बनाना के बारे में। फिर देखेंगे एक ज्ञानवर्धक वीडियो पांडा बोट। उसके बाद क्लास 7 एवं 8 की कक्षा में जानेंगे एक सपाट पृष्ठ पर ठोसों को खींचना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गणित की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। चंपारण सत्याग्रह की कहानी। पिछली बार हमने ये जाना कि गांधी जी 1917 में पहली बार पटना पहुंचे और वहां उनके पुराने सहपाठी मजरूल हक मिले। उन्होंने गांधी जी को मुजफ्फरपुर जाने का रास्ता बताया। गांधी जी ने मुजफ्फरपुर में कृपलानी जी के घर रुकना तय किया। कृपलानी जी ने अपने छात्रों को गांधी जी को स्टेशन से लाने की जिम्मेदारी दे दी थी। उस समय कृपलानी जी कुंवारे थे, हॉस्टल के एक रूम में रहते थे। वो भागे भागे प्रोफेसर मलकानी जी, जो कि हॉस्टल के प्रभारी थे, उनके यहाँ गए और गांधी जी को अपने यहाँ पे ठहराने की विनती करी। मलकानी जी खुशी खुशी राजी हो गए। श्रीमती मलकानी जी गांधी जी की आरती उतारना चाहती थी, लेकिन नारियल की कमी थी। तो फिर कृपलानी जी ने रात में पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ा, जिससे उनके जांघ में चोट भी आ गई। और वहां स्टेशन पर छात्रों ने पूरी ट्रेन छान मारी, पर गांधी जी कहीं नजर नहीं आए। छात्रों को कोई भी बैरिस्टर नुमा व्यक्ति दिखाई ही नहीं दे रहा था। और उधर गांधी जी और शुक्ल जी गाड़ी से उतरे और प्लेटफॉर्म पर कृपलानी जी का इंतजार करने लगे। बेचैनी से घूम रहे विद्यार्थियों को देखकर गांधी जी शुक्ल जी से बोले, आप जरा छात्रों से पूछें कि वो किसे ढूंढ रहे हैं। शुक्ल जी ने विद्यार्थियों से पूछा, आप लोग किसे ढूंढ रहे हैं? और विद्यार्थियों ने जवाब दिया, मोहनदास करमचंद गांधी जी को। तो शुक्ल जी ने उनसे कहा, यही तो है गांधी जी। पहली बार छात्रों ने गांधी जी को देखा था और उनकी एक साधारण सी वेशभूषा में वो पहचान भी नहीं पाए थे। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि जब गांधी जी मुजफ्फरपुर में रुके तो वहां पर क्या क्या हो रहा था। आज हम सीखेंगे एक कोण का समद्विभाजक बनाना। यहाँ केक का एक टुकड़ा है। जरा सोचिए, अगर हमें इसके 2 बराबर भाग करने होंगे तो यह हम कैसे करेंगे? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। हम इस टुकड़े को इस प्रकार काट के इसके 2 बराबर भाग करेंगे। अब इस रेखा को देखिए। यह रेखा दिए कोण को 2 बराबर हिस्से में बांटती है। इस रेखा को हम इस कोण का समद्विभाजक यानी बाइसेक्टर कहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे किसी कोण का समद्विभाजक कैसे बनाया जाता है। मान लीजिए हमें कागज के किसी कोण को विभाजित करना है, तो हम कोण की भुजाओं को एक के ऊपर एक सटीक रूप में रखेंगे, जिससे हमें कागज में एक मोड़ प्राप्त होगा
मोड़ दिए कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, इसलिए यह इस कोण का समद्विभाजक है। किसी कोण का समद्विभाजक प्राप्त करने के लिए हम ज्यामिति यानी ज्योमेट्री की समझ का प्रयोग करते हैं। हम रूलर और प्रकार द्वारा रचना करते हुए किसी कोण का समद्विभाजक प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसकी विधि समझें। आइए देखें कैसे हम कोण AOB का समद्विभाजक बना सकते हैं। पहला चरण, सबसे पहले हम O को केंद्र मानेंगे। प्रकार का नुकीला सिरा केंद्र O पर रखकर हम प्रकार को सुविधाजनक दूरी के लिए खोलेंगे और कोण O की दोनों भुजाओं को काटने वाला एक चाप खींचेंगे। मान लीजिए यह चाप कोण O की भुजाओं को M और N पर काटता है। यह एक प्रारंभिक चाप है। प्रारंभिक चाप में हमें दो ऐसे बिंदु प्राप्त होते हैं जिनकी शीर्ष से बराबर दूरी होती है, जैसे कि यहाँ M और N शीर्ष O से बराबर दूरी पर है। दूसरा चरण, अब हम प्रकार का नुकीला सिरा बिंदु M पर रखेंगे। जरूरत के अनुसार हम प्रकार में ली गई दूरी को बढ़ा लेंगे। फिर हम कोण O के अभ्यंतर यानी इंटीरियर में एक चाप खींचेंगे। तीसरा चरण, प्रकार में ली गई दूरी को समान रखकर हम इसका नुकीला सिरा बिंदु N पर रखेंगे और M से बनाए चाप को काटता एक और चाप खींचेंगे। मान लीजिए दोनों चाप बिंदु D पर प्रतिच्छेद करते हैं। चौथा चरण, अब हम शीर्ष O से किरण OD खींचेंगे। किरण OD कोण O का समद्विभाजक है। अगर हम चांदे से दोनों कोणों के माप ज्ञात करेंगे तो हमें दोनों कोणों के माप बराबर प्राप्त होंगे, जिससे यह सत्यापित होता है कि किरण OD कोण O का समद्विभाजक है। तो आज हमने सीखा एक कोण का समद्विभाजक बनाना। अगले वीडियो में हम देखेंगे इससे जुड़े कुछ मजेदार उदाहरण। आज हम देखेंगे कोण का समद्विभाजक बनाने से संबंधित उदाहरण। एक 140 डिग्री माप वाले कोण यानी एंगल की रचना कीजिए और उसे समद्विभाजित यानी बाइसेक्ट कीजिए। 140 डिग्री के माप का कोण बनाने के लिए पहले एक किरण यानी रे खींचिए। इसे नाम दीजिए BC। अब चांदे यानी प्रोट्रैक्टर को किरण BC पर इस प्रकार रखें जैसे कि चांदे का केंद्र यानी सेंटर बिंदु B पर हो और शून्य किनारा किरण को पूरा पूरा ढक ले। फिर हम चांदे की उस स्केल का प्रयोग करेंगे जिसमें 0 डिग्री C के नजदीक है। चूंकि हमें 140 डिग्री कोण की रचना करनी है, इसलिए हम इस स्केल पर आगे बढ़ते हुए 140 को दर्शाने वाला चिन्ह ज्ञात करेंगे और इसके सम्मुख एक बिंदु बनाएंगे। इसे हम A नाम देंगे। अब हम बिंदु B को शीर्ष लेकर बिंदु A से जाती हुई किरण खींचेंगे। इससे हमें कोण ABC प्राप्त होगा जिसकी माप 140 डिग्री है। अब चलिए इसे समद्विभाजित करें। पहला चरण, कोण को समद्विभाजित करने के लिए प्रकार के नुकीले सिरे को कोण ABC के केंद्र पर यानी बिंदु B पर रखकर एक चाप खींचिए जो कोण ABC की भुजा BC को बिंदु E पर काटता है और भुजा BA को बिंदु F पर काटता है। दूसरा चरण, प्रकार का नुकीला सिरा E पर रखकर इसे हम EF से आधे से अधिक दूरी के लिए खोलेंगे। इस दूरी के साथ हम कोण ABC के अभ्यंतर में एक चाप खींचेंगे। तीसरा चरण, प्रकार में उतनी ही दूरी रखकर हम प्रकार का नुकीला सिरा F पर रखेंगे और E से बने चाप को काटता एक और चाप खींचेंगे। दोनों चाप बिंदु G पर प्रतिच्छेद करते हैं। चौथा चरण, अब हम शीर्ष B से G से होते हुए किरण BG खींचेंगे। किरण BG कोण ABC को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, इसलिए यह वांछित समद्विभाजक है। ये सत्यापित करने के लिए हम चांदे की सहायता से दोनों कोणों का माप लेंगे। दोनों कोणों का माप बराबर है। अगर हम ट्रेस पेपर पर प्राप्त दो कोणों में से किसी एक कोण के हूबहू कोण बनाएंगे और इसे दूसरे कोण पर रखेंगे तो दोनों कोणों की भुजाएं एक दूसरे पर ठीक रूप से व्यवस्थित हो जाती है, यानी कि दोनों कोण बराबर दिखाई देते हैं।
इससे यह सत्यापित होता है कि हमने 140 डिग्री माप वाले कोण को ठीक प्रकार से समद्विभाजित कर लिया है, जिससे हमें दो कोण प्राप्त हुए हैं और इनमें से प्रत्येक की माप 140 डिग्री बटे 2 बराबर 70 डिग्री है। अगला उदाहरण, रूलर और प्रकार की सहायता से कोण XYZ के 1 और 1 बटे 2 गुना माप वाले कोण की रचना कीजिए। दिखने में यह सवाल कठिन जरूर प्रतीत होता है, लेकिन कोण के रचना की सही समझ से इसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ हमें दिए कोण से 1 और 1 बटे 2 गुना बड़े कोण की रचना करनी है। 1 और 1 बटे 2 मतलब 1 धन 1 बटे 2। अगर हम दिए कोण के बराबर कोण बनाते हैं और फिर दोनों में से किसी एक कोण को समद्विभाजित करते हैं, तो एक पूर्ण कोण और एक आधा कोण मिलाकर हमें दिए कोण का 1 और 1 बटे 2 गुना बड़ा कोण प्राप्त होगा। चलिए इसे कोण की रचना करते हुए समझें। यहाँ हमें कोण XYZ दिया हुआ है। अगर हमें इसके बराबर माप वाले कोण की रचना करनी होगी तो यह हम कैसे करेंगे? वीडियो रोककर दिए कोण के बराबर माप वाले कोण बनाने की विधि याद कीजिए। चलिए हम बताते हैं। पहला चरण, प्रकार को लेकर हम उसका नुकीला सिरा शीर्ष यानी वर्टेक्स Y पर रखेंगे। फिर हम प्रकार को सुविधाजनक दूरी के लिए खोलेंगे और कोण Y की भुजाओं को बिंदु U और V पर काटता चाप खींचेंगे। यह चाप हम बड़ा बनाएंगे जिससे कि हम आगे की विधि कर पाएं। दूसरा चरण, यहाँ हम भुजा XY को दोनों कोणों में उभयनिष्ठ रखेंगे। अब हम प्रकार का नुकीला सिरा बिंदु V पर रखकर प्रकार को UV जितना खोलेंगे और पहले चाप को काटता चाप खींचेंगे। मान लीजिए दोनों चाप बिंदु D पर प्रतिच्छेद करते हैं। तीसरा चरण, अब हम शीर्ष Y से शुरू होती हुई और बिंदु D से जाती हुई किरण YD खींचेंगे। इससे प्राप्त कोण XYD कोण XYZ के बराबर है। अब हम किसी एक कोण का समद्विभाजक पता करेंगे। यहाँ हम कोण XYZ का समद्विभाजक पता करेंगे। पहला चरण, सबसे पहले हमें शीर्ष Y से एक चाप खींचनी होगी जो कोण XYZ की दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है। यहाँ हमने एक चाप पहले से बनाई है, हम इसी का उपयोग करेंगे। दूसरा चरण, प्रकार का नुकीला सिरा बिंदु U पर रखकर इसे UV के आधे से अधिक दूरी के लिए खोलेंगे। इस दूरी के साथ हम कोण XYZ के अभ्यंतर में एक चाप खींचेंगे। तीसरा चरण, प्रकार में उतनी ही दूरी रखकर हम नुकीले सिरे को V पर रखेंगे और U से बने चाप को काटता एक और चाप खींचेंगे। दोनों चाप बिंदु M पर प्रतिच्छेद करते हैं। चौथा चरण, अब हम शीर्ष Y से शुरू होकर M से जाती हुई किरण YM खींचेंगे। किरण YM कोण XYZ को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, इसलिए यह वांछित समद्विभाजक यानी बाइसेक्टर है। अब हम कोण XYD और कोण XYM का योग करें तो हमें प्राप्त होगा कोण DYM, जिसकी माप कोण XYZ के 1 और 1 बटे 2 गुना बड़ी है। अगला उदाहरण, समकोण को समद्विभाजित करने पर प्रत्येक कोण का माप क्या होगा? हम जानते हैं कि समकोण यानी 90 डिग्री का कोण। अगर हम इस कोण को समद्विभाजित करते हैं तो हमें इसके दो बराबर भाग प्राप्त होंगे। चूंकि दोनों कोण बराबर है, इसलिए प्रत्येक कोण का माप होगा 90 डिग्री बटे 2 यानी कि 45 डिग्री। तो आज हमने देखे कोण का समद्विभाजक बनाने से संबंधित उदाहरण। अगले वीडियो में इससे संबंधित कुछ गलतियां देखेंगे। आज हम देखेंगे कोण का समद्विभाजक बनाने से संबंधित कुछ गलतियां। गलती 1, कुछ बच्चे समद्विभाजक यानी बाइसेक्टर ज्ञात करने की विधि को ठीक से समझ नहीं पाते, इसलिए वे चांदे के उपयोग से कोण की माप ज्ञात करते हैं और इस माप के आधे माप पर बिंदु बनाते हैं। फिर शीर्ष यानी वर्टेक्स और इस बिंदु से जाती हुई किरण खींचते हैं। उन्हें रचना द्वारा समद्विभाजक ज्ञात करना कठिन प्रतीत होता है, इसलिए वे रचना द्वारा समद्विभाजक ज्ञात करना टालते हैं। ध्यान रहे, रचना द्वारा समद्विभाजक की समझ होना बहुत जरूरी है।
मान लीजिए हमें 63 डिग्री के कोण का समद्विभाजक ज्ञात करना है। यदि हम देखें तो 63 डिग्री का आधा 31.5 डिग्री है। इसे चांदे पर सटीक रूप से ज्ञात कर पाना कठिन है। ऐसी स्थिति में हम 63 डिग्री का कोण खींचकर रचना द्वारा इसका समद्विभाजक अधिक सरलता से और सटीक रूप से ज्ञात कर सकते हैं। गलती 2। कभी कभी कोण का समद्विभाजक ज्ञात करते समय बच्चे कोण की भुजाओं को काटता चाप खींचते हैं, लेकिन आगे की विधि करते समय गलतियां करते हैं। जैसे यहाँ कोण ABC का समद्विभाजक ज्ञात करना है। इसके लिए बच्चे इस प्रकार का चाप बनाते हैं जो BC को D पर और AB को E पर प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट करता है। फिर वे प्रकार को D पर रखते हैं और कोण ABC के अभ्यंतर यानी इंटीरियर में एक और चाप खींचते हैं। इसी तरह वे प्रकार का नुकीला सिरा E पर रखकर चाप खींचने की कोशिश करते हैं। यहाँ वे देखते हैं कि E से बनने वाला चाप D से बनाए चाप को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, इसलिए वे प्रकार की दूरी में बदलाव करते हैं और बिंदु F पर प्रतिच्छेद करने वाला चाप बनाते हैं। फिर किरण BF बनाते हैं और बताते हैं कि BF कोण ABC का समद्विभाजक है। क्या आप बता सकते हैं यहाँ क्या गलती हुई? सोचिए। बिल्कुल सही, यहाँ प्रकार की दूरी में बदलाव करना गलत है। ध्यान रहे, जब आप कोण की भुजाओं को काटता चाप बना ले, उसके बाद में DE के आधे से अधिक दूरी प्रकार में ले। इससे आप दोनों प्रतिच्छेदन बिंदुओं से एक दूसरे को काटता चाप खींच पाएंगे। गलती 3। कुछ बच्चे यह समझ नहीं पाते कि कोण ABC की भुजाओं को काटता प्रारंभिक चाप खींचने के बाद प्रकार में प्रतिच्छेदन बिंदुओं की दूरी के आधे से अधिक दूरी लेना क्यों आवश्यक होता है। ध्यान रहे, यह इसलिए जरूरी है जिससे कि भुजाओं के प्रतिच्छेदन बिंदुओं से बनाए जाने वाले दो चाप एक दूसरे को कोण के अभ्यंतर में प्रतिच्छेद करें। अगर आधे से कम दूरी रखी जाए तो चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो आज हमने देखी कोण के समद्विभाजक बनाने से संबंधित कुछ गलतियां। तारा, तारा, तारा। अरे तारा, तुम चादर के नीचे हो क्या? क्या हुआ तारा? तुम यहां क्यों छुपी हो? और तुम्हारा शेरू वहां पड़ा हुआ है। कोई नया खेल है क्या? अब्बा, मुझे डर लग रहा है। क्यों तारा? अब्बा, शेलू तो बाहर किसी देश से बनकर आया है। मुझे डर है कहीं उसे कोरोना तो नहीं है। हाँ? और फिर मैं टिंकू से फोन पर बात कर रही थी अपने बेस्ट फ्रेंड से, तो उसने छींक दिया। हेलो टिंकू, मेरे प्यारे दोस्त। हेलो तारा, मेरी पक्की दोस्त। मुझे तुम्हारी बहुत याद। सॉरी, ठीक आ गई। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी तारा। तारा, कट गया। अगर कहीं टिंकू को भी कोरोना है तो अब ना मैं शेलू से खेलूंगी ना टिंकू से फोन पर बात करूंगी। ओह, तो ये बात है। तारा, चादर से बाहर आओ। तारा, डरो नहीं, मैं हूं ना। तारा, कोई दूसरे देश या जगह से आया है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोरोना है। और टिंकू की छींक, कहीं मुझे उससे ये वायरस आ गया तो? तारा, हर छींक और खांसी कोरोना वायरस से नहीं जुड़ी है, और फोन पर बात करने से ये थोड़ी ही फैलती है। इधर उधर की बातों में आके तुम अपने साथ या दूसरों के साथ भेदभाव मत करो तारा।
भेदभाव मतलब पापा? मतलब ये कि गलत ना होने पर भी किसी को दोष देना या उसके साथ बुरा बर्ताव करना, उसे भेदभाव कहते हैं तारा। अब्बा, याद है एक बार टीचर ने मुझे डांटा था जबकि मेरी गलती भी नहीं थी, तो मुझे कितना बुरा लगा था। कहीं शेलू को और टिंकू को भी वैसे ही तो नहीं लगला? हाँ तारा, बिल्कुल वैसा ही लग रहा होगा, उन्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। अच्छा तारा, ये बताओ, अगर किसी की तबीयत खराब हो तो हम क्या करते हैं? हम उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हैं ताकि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं, है ना? बिल्कुल ठीक। पर सोचो तारा, अगर हम दूसरों से भेदभाव करेंगे तो वो इसके डर से बातें छुपाएंगे, इलाज के लिए नहीं जाएंगे, इससे कोरोना वायरस और भी फैलेगा। मैं समझ गई अब्बा। सॉरी शेलू। ओह, मैं टिंकू को भी फोन करके सॉरी बोलूंगी। हेलो मेरे प्यारे दोस्त टिंकू। हेलो तारा। आई एम सॉरी, मैंने डर के जल्दी जल्दी में फोन कट कर दिया था। कोई बात नहीं तारा, हम लोग पक्के दोस्त हैं ना। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, प्रॉमिस। अरे तारा, सुनो तारा, डॉक्टर अंकल को नमस्ते बोलो। हेलो, नमस्ते डॉक्टर अंकल। नमस्ते तारा। अरे क्या हुआ, आप ऐसे उदास क्यों हैं? अरे कुछ नहीं, आजकल कुछ लोग डॉक्टर्स और ऐसे तमाम लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं जो कोरोना से सबको बचाने में लगे हुए हैं। पर ये तो गलत है। आप और आपके जैसे सभी लोगों को तो थैंक यू बोलना चाहिए। तारा, काश सब लोग तुम्हारी तरह सोचते। दोस्तों, कहीं आप तो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं ना? डॉक्टर वगैरह तो हमारी मदद ही कर रहे हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव तो बहुत गलत बात है। अच्छा डॉक्टर अंकल, क्या हम आपके काम में कोई मदद कर सकते हैं? क्यों नहीं तारा, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी घर में ही रहो, दूसरों की गलत बातों में मत आओ, इससे हमारा काम आसान होगा, क्योंकि ऐसे कोरोना को फैलने से हम रोक सकते हैं। ओके डॉक्टर अंकल, बाय बाय। अरे, तुम ये सामान लेकर कहाँ जा रही हो तारा? वो तो मैं और अप्पा पौधों की देखभाल करेंगे, उनको पानी देंगे डॉक्टर अंकल। गार्डनिंग, ये तो बहुत मजेदार काम है तारा। अच्छा मैं भी चलता हूँ तारा, तुम कभी कभी यूं ही मुझे फोन कर लिया करो, मुझसे बातें कर लिया करो, अच्छा लगता है। जरूर डॉक्टर अंकल, बाय बाय। ओके बाय। अप्पा देखो, बुला ना देखो, बुला ना सुनो, बुला ना कहो। मजा आया ना तारा? बहुत मजा आया है अप्पा। ठीक है तारा, तो ये बताओ तुमने क्या सीखा? भेदभाव से नहीं, मेल मोहब्बत का हो साथ, तो हम जरूर देंगे कोरोना को मात। हाँ? बिल्कुल सही। आज हम सीखेंगे एक सपाट पृष्ठ पर ठोसों को खींचना। यहाँ दो आकृतियां दर्शाई गई है। क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सी द्विविमीय है और कौन सी त्रिविमीय? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, यहाँ यह आकृति द्विविमीय है और यह आकृति त्रिविमीय है। यहाँ दोनों आकृतियां एक ही तल में खींची गई है, फिर भी हम आसानी से यह बता सकते हैं कि कौन सी आकृति द्विविमीय है और कौन सी त्रिविमीय। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? सोचिए सोचिए। कारण है इन्हें खींचने की कला। जब कोई ठोस आकार सपाट पृष्ठ पर दर्शाया जाता है तो प्रतिबिंबों को कुछ विकृत यानी कि टेढ़ा कर दिया जाता है, जिससे आकृति त्रिविमीय होने का
दृष्टिभ्रम हो। इस तरह से हम किसी भी त्रिविमीय आकार को द्विविमीय आकार जैसे कागज पर खींच सकते हैं। हम इसे 3D ठोस का 2D निरूपण कहते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि यह कैसे किया जाता है? इस वीडियो में हम ऐसी 2 तकनीक सीखेंगे जिनकी सहायता से हम 3D ठोस का 2D निरूपण कर सकते हैं। इनमें से एक तकनीक है तिर्यक चित्र यानी ऑब्लिक स्केचेस और दूसरी तकनीक है समदूरिक चित्र यानी आइसोमेट्रिक स्केचेस। चलिए पहले इनमें क्या अंतर है यह समझें। यहाँ 4 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को तिर्यक चित्र और समदूरिक चित्र इन दोनों तकनीकों से खींचा गया है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। क्या आप बता सकते हैं वह क्या है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। तिर्यक चित्र की तकनीक से खींचे गए त्रिविमीय आकार में लंबाइयां समानुपात में नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें ठोस की महत्वपूर्ण जानकारी पता चलती है। जैसे यहाँ तीनों किनारे बराबर प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से उनकी लंबाइयां समानुपाती नहीं है। समदूरिक चित्र की तकनीक से खींचे गए चित्र में हम देखते हैं कि लंबाइयों को समानुपात में रखा जाता है। जैसे यहाँ तीनों किनारों की लंबाइयां समानुपाती है। एक समदूरिक चित्र बिंदुकित कागज पर खींचा जाता है। चलिए अब इन्हें खींचने की विधि सीखें। मान लीजिए हमें किनारे की लंबाई 4 इकाई लेकर घन का तिर्यक चित्र खींचना है। इसके लिए हम एक वर्गांकित कागज का प्रयोग करेंगे। चरण 1, सबसे पहले हम वर्गांकित कागज पर 4 इकाई किनारों वाला सामने का वर्गाकार फलक खींचेंगे। चरण 2, अब हम घन के सामने वाले फलक के सम्मुख फलक खींचेंगे। यह फलक हम इस प्रकार खींचेंगे कि उसका माप सामने वाले फलक के बराबर हो, लेकिन वह सामने वाले फलक की तुलना में कुछ खिसका हुआ हो। चरण 3, इसके बाद हम दोनों वर्गाकार फलकों के संगत कोनों यानी करस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स को जोड़ेंगे। चरण 4, अब हम छिपे हुए किनारों को बिंदुकित रेखा से दर्शाएंगे। यह एक परिपाटी यानी कन्वेंशन है जिसका हम पालन करते हैं। इस प्रकार हमने 4 गुणा 4 गुणा 4 के घन का तिर्यक चित्र खींच लिया है। अब चलिए इसी का हम समदूरिक चित्र खींचेंगे। समदूरिक चित्र खींचने के लिए हम बिंदुकित समदूरिक शीट का प्रयोग करते हैं। इस शीट की सहायता से हम समदूरिक चित्र खींचेंगे। चरण 1, सबसे पहले हम सामने का फलक दर्शाने के लिए 4 गुणा 4 माप का वर्ग खींचेंगे। चरण 2, वर्ग के चारों कोनों से 4 इकाई लंबाई वाले 4 रेखाखंड इस प्रकार खींचेंगे। चरण 3, अब हम रेखाखंडों के अंतिम बिंदुओं को इस प्रकार जोड़ेंगे कि हमें आकृति के सामने के भाग से हूबहू मिलता पीछे का भाग मिले। चरण 4, अब हम छिपे हुए किनारों को बिंदुकित रेखा से दर्शाएंगे। इस प्रकार हमने घन का समदूरिक चित्र खींच लिया है। हम इसे अगले वीडियो में और अच्छे से जानेंगे। आज हमने सीखा एक सपाट पृष्ठ पर ठोसों को खींचना। अगले वीडियो में देखेंगे इनसे जुड़े कुछ उदाहरण। आज हम देखेंगे एक सपाट पृष्ठ पर ठोसों को खींचने के उदाहरण। नीचे दर्शाए गए घनाभ यानी क्यूबॉइड का समदूरिक चित्र यानी आइसोमेट्रिक स्केच खींचिए। यदि कागज पर दर्शाए त्रिविमीय आकार यानी 3D शेप के माप समानुपाती हो तो ऐसा चित्र एक समदूरिक चित्र कहलाता है। अब हम दी हुई मापों के अनुसार समदूरिक चित्र खींचेंगे।
समदूरिक चित्र खींचने के लिए हम समदूरिक शीट यानी आइसोमेट्रिक शीट लेंगे। चरण 1, सबसे पहले हम समदूरिक शीट पर 5 इकाई लंबाई और 4 इकाई चौड़ाई का आयत यानी रेक्टेंगल खींचेंगे। चरण 2, आयत के चारों कोनों से 3 इकाई लंबाई वाले 4 रेखाखंड इस प्रकार खींचेंगे। बिंदुकित रेखा से हम छिपे हुए किनारों यानी एजेस को दर्शाते हैं। चरण 3, अब हम रेखाखंडों के अंतिम बिंदुओं को इस प्रकार जोड़ेंगे कि हमें आकृति के सामने के आयत से हूबहू मिलता पीछे का भाग मिले। चरण 4, इस प्रकार हमने दिए माप का समदूरिक चित्र खींच लिया है। हम समदूरिक चित्र अलग अलग प्रकार से खींच सकते हैं। चलिए अलग प्रकार से इसी घनाभ का समदूरिक चित्र खींचे। चरण 1, सबसे पहले हम समदूरिक शीट पर 4 इकाई लंबाई और 3 इकाई चौड़ाई का आयत खींचेंगे। चरण 2, आयत के चारों कोनों से 5 इकाई लंबाई वाले 4 रेखाखंड इस प्रकार खींचेंगे। चरण 3, अब हम रेखाखंडों के अंतिम बिंदुओं को इस प्रकार जोड़ेंगे कि हमें आकृति के सामने के आयत से हूबहू मिलता पीछे का भाग मिले। चरण 4, इस प्रकार हमने दिए माप का समदूरिक चित्र खींच लिया है। अगला उदाहरण, 3 इकाई किनारे वाले 3 घनों यानी क्यूब्स को परस्पर सटाकर रखते हुए प्राप्त घनाभ का एक समदूरिक चित्र खींचिए। 3 इकाई किनारे वाले 3 घनों को परस्पर सटाया गया है, यानी कि तीनों घनों के फलक एक दूसरे के साथ मिलाए गए हैं। घनाभ की रचना करने के लिए पहले हम एक घन खींचेंगे। चरण 1, सबसे पहले हम समदूरिक शीट पर 3 इकाई के माप का वर्ग यानी स्क्वायर खींचेंगे। यह वर्ग घन के सामने वाले फलक यानी फेस को दर्शाता है। चरण 2, हमें ज्ञात है कि घन के सभी किनारे बराबर होते हैं, इसलिए हम अब वर्ग के चारों कोनों से 3 इकाई की लंबाई के 4 रेखाखंड खींचेंगे। चरण 3, अब हम सुमेलित कोनों को उपयुक्त रेखाखंडों से जोड़ेंगे। यह वर्ग घन के सामने के फलक का सम्मुख यानी अपोजिट फलक दर्शाता है। अब हमने घन के समदूरिक चित्र का निर्माण किया है। चरण 4, अब हम पहले घन का दाईं ओर का फलक और दूसरे घन का बाईं ओर का फलक उभयनिष्ठ यानी कॉमन रखेंगे और फिर से 3 इकाई का घन खींचेंगे। चरण 5, इसी प्रकार हम दूसरे घन का दाईं ओर का फलक और तीसरे घन का बाईं ओर का फलक उभयनिष्ठ रखेंगे और फिर से 3 इकाई का घन खींचेंगे। इस प्रकार हमने घनाभ के समदूरिक चित्र की रचना कर ली है। अगला उदाहरण, दर्शाए गए समदूरिक चित्र से तिर्यक चित्र यानी ऑब्लिक स्केच खींचिए। तिर्यक चित्र खींचने के लिए हम वर्गांकित कागज का प्रयोग करेंगे। चरण 1, सबसे पहले हम वर्गांकित कागज पर सामने का फलक खींचेंगे। यह हम इस प्रकार करेंगे। चरण 2, अब हम सामने के फलक का सम्मुख फलक खींचेंगे। यह फलक हम इस प्रकार खींचेंगे कि उसका माप सामने के फलक के बराबर हो, लेकिन वह सामने के फलक की तुलना में कुछ खिसका हुआ हो। चरण 3, इसके बाद हम दोनों फलकों के संगत कोनों यानी करस्पॉन्डिंग कॉर्नर्स को जोड़ेंगे। चरण 4, अब हम छिपे हुए किनारों को बिंदुकित रेखा से दर्शाएंगे। यहाँ हमने दर्शाए गए समदूरिक चित्र से तिर्यक चित्र खींच लिया है। तो आज हमने देखे एक सपाट पृष्ठ पर
ठोसों को खींचने के उदाहरण अगले वीडियो में देखेंगे। इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं। आज हम देखेंगे एक सपाट पृष्ठ पर ठोसों को खींचने से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा एक घनाभ यानी क्यूबॉइड की विमाएं यानी डायमेंशंस 6 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर है। राहुल की समझ के अनुसार घनाभ की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, परंतु राज की समझ के अनुसार घनाभ की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात कीजिए दोनों में से किसकी समझ सही समझ है। घनाभ की विमाएं 6 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर है। राहुल की तरह कुछ बच्चे विमाओं की पहचान करते समय सोचते हैं कि घनाभ की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। उन्हें यह तो ज्ञात होता है कि पहली विमा लंबाई की है, परंतु वे चौड़ाई और ऊंचाई को पहचानने में गलती करते हैं। वे यह तय नहीं कर पाते कि दोनों विमाओं में से कौन सी विमा चौड़ाई की है और कौन सी विमा ऊंचाई की है। भ्रम के कारण बच्चे ऑप्शन 1 का चयन करते हैं, जो कि एक गलत जवाब है। ध्यान रहे, जब भी विमाएं इस रूप में दी जाती है तो पहली विमा दर्शाती है लंबाई को, दूसरी विमा दर्शाती है चौड़ाई को और तीसरी विमा दर्शाती है ऊंचाई को। यानी कि घनाभ की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। इसलिए राज को विमाओं की सही समझ है, यानी कि ऑप्शन 2 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2, नीचे दर्शाए कथनों में से कौन सा कथन सही है। कुछ बच्चों को समदूरिक चित्र और तिर्यक चित्र की समझ में भ्रम यानी कंफ्यूजन होता है। वे सोचते हैं कि तिर्यक चित्र में माप समानुपाती होते हैं, इस कारण वे ऑप्शन 2 जवाब देते हैं, जो कि एक गलत जवाब है। ध्यान रहे, तिर्यक चित्र में माप समानुपाती नहीं होते, समदूरिक चित्र में माप समानुपाती होते हैं। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 1। तो आज हमने देखी एक सपाट पृष्ठ पर ठोसों को खींचने से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं। क्या हुआ अली भैया? अरे दीदी, आजकल वो बीमारी फैली हुई है ना, कोरोना, जो खांसने से फैलती है। टीवी पर भी दिखा रहे हैं उसके बारे में। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, लेकिन हर खांसने वाला व्यक्ति कोरोना से ग्रसित नहीं होता। साथ ही ध्यान देने वाली बात ये भी है कि खांसते या छींकते समय मुंह को ढक लें। ठीक है ना रवि भैया? अच्छा दीदी, अब मैं हमेशा खांसते या छींकते समय मुंह को जरूर ढक लूंगा। पर दीदी, खांसना या छींकना तो सामान्य जुकाम में भी होता है, कोरोना इससे अलग कैसे है? कोरोना में सूखी खांसी, बुखार और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण होते हैं और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये बीमारी फैलती है। अगर किसी को ये लक्षण दिखें तो तुरंत राज्य हेल्पलाइन या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन पर संपर्क करें। साथ ही लक्षणों वाले व्यक्ति, उनकी देखभाल कर रहे लोग और स्वास्थ्य कर्मी को मास्क लगाना अनिवार्य है, जिससे अन्य व्यक्तियों को संभावित संक्रमण से बचाया जा सके। क्या ये बीमारी सभी को हो सकती है? हाँ, ये बीमारी सभी उम्र के लोगों को हो सकती है, परंतु खासकर ऐसे लोग जो बाहरी देश या शहर की यात्रा से लौटे हैं, उनमें ये रोग होने की संभावना ज्यादा है। जिन व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक हो या जो मधुमेह, उच्च रक्तचाप और सांस लेने में तकलीफ जैसे रोग से ग्रसित हों,
उनमें इस बीमारी से जोखिम होने का खतरा ज्यादा होता है। कोरोना की जांच और इलाज कहाँ किया जा सकता है? कोरोना की जांच और इलाज सरकार द्वारा प्रमाणित संस्थानों पर की जाती है, जिसकी सूची नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी के पास मौजूद है। संक्रमित लोगों को अस्पताल में दूसरे मरीजों से अलग रखा जाता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हुए लोगों को चिकित्सा अधिकारी की सलाह अनुसार घर पर 14 दिन तक अलग रखा जाता है। इस दौरान घर के अन्य सदस्य और आसपास के लोगों को बिना घबराए और सावधानी बरतते हुए संक्रमित व्यक्तियों का हौसला बनाए रखना चाहिए। साथ ही चिकित्सा अधिकारी की सूचनाओं का पालन करना चाहिए। इस बीमारी से बचाव का क्या तरीका है? इस बीमारी से बचाव के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे जितना हो सके घर पर रहें। सार्वजनिक स्थल जैसे मेला और भीड़ वाले धार्मिक स्थल में जाने से बचें। लोगों के निकट संपर्क से बचें और कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। बाहर से लौटने पर खांसने, छींकने, किसी जगह को छूने, खाना खाने से पहले और शौच के बाद नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथों को धोएं। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा बताए गए सही तरीके से हाथ धोने से संक्रमण से बचाव होगा। हाथों को 40 सेकंड तक धोना चाहिए। खांसने और छींकने पर मुंह और नाक को रुमाल से ढकें। अच्छा होगा कि आप अपनी मुड़ी हुई कोहनी में खांसें या छींकें, अपने हाथों में नहीं। सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें या चिल्लाएं नहीं और बार बार अपनी आँख, नाक और मुंह को ना छुएं। सावधान और सतर्क रहें, कोरोना से बचें। नमस्कार, आप सभी लोगों का भारतीय रिजर्व बैंक पटना की ओर से हार्दिक स्वागत है। आप लोगों की अनुमति लेकर आज मैं आप सभी लोगों को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पहचान करवाता हूं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां गवर्नर बैठते हैं और जहां नीतियां निर्धारित की जाती हैं। 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका क्या है, आइए इसको जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक देश के विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखता है। साथ ही यह बैंकिंग प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखता है तथा जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए आम जनता को किफ़ायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराता है। देश की सर्वोच्च वित्तीय संस्था होते हुए यह न केवल विदेश व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाता है, बल्कि भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का क्रमिक विकास करता है और उसे बनाए भी रखता है। मुद्रा जारीकर्ता के रूप में यह आम जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोटों और सिक्कों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराता है। भारतीय रिजर्व बैंक का पूरे भारत में 27 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 4 उप कार्यालय हैं, जिनमें अधिकांश राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं। आप सभी लोगों को जानकर बहुत खुशी होगी कि आपके राज्य में भारतीय रिजर्व बैंक का एक कार्यालय पटना में गांधी मैदान के पास स्थित है। वह कार्यालय उपभोक्ता संरक्षण एवं वित्तीय जागरूकता हेतु समय समय पर विभिन्न पहल का आयोजन करता है। इस पहल के एक हिस्से के रूप में हमने इस वीडियो को डिजाइन किया है ताकि आप सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग को समझ सकें। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए सूचनात्मक एवं मददगार साबित होगा। आरबीआई कहता है, सुरक्षित डिजिटल लेन देन आपके घर की सुरक्षा से किया जा सकता है। मतलब
सब भाई बहन कक्का काकी को बतलाना है कि अब बैंक जाए के जरूरत नहीं है, अब घर से बैठकर बैंक का काम किया जा सकता है, समझे? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई कहता है सुरक्षित रहें, सुरक्षित डिजिटल लेन देन करें। इसको ऐसे समझिए आप लोग, ओटीपी जो लेन देन के समय आपके मोबाइल पर आता है उसको साझा नहीं करना है, उसको किसी को नहीं बताना है, चाहे वो घर के लोग ही क्यों ना हो। आप लोग अपने एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की जानकारी किसी को ना दें। अपने एटीएम कार्ड का नंबर नहीं बताना है किसी को, उसका जो पिन होता है वो भी नहीं बताना है। आपको एटीएम खुद जाना है, आपको खुद वहाँ से पैसा निकालना या जमा करना है, किसी और के भरोसे नहीं रहना है। आरबीआई कहता है अपना कार्ड सुरक्षित ढंग से इस्तेमाल करें। मतलब आपका बैंक कभी भी आपको फोन करके कार्ड के बारे में नहीं पूछेगा आपसे। अगर आपको कोई फोन करके डिटेल पूछता है तो समझ लीजिए वो सही आदमी नहीं है, ओकरा कुछ नहीं बताना है। ध्यान रखिएगा इस बात का। आप लोग कभी भी अपना पासवर्ड, पिन, ओटीपी, सीवीवी, यूपीआई पिन इत्यादि किसी के साथ शेयर ना करें। जैसे पहले हम बताए आपको, पहले के आप स्लाइड में देखिएगा, आपको बताए थे पासवर्ड के बारे में, पिन के बारे में, ओटीपी के बारे में। उसी तरह इसमें हम आपको बता रहे हैं सीवीवी के बारे में। हर कार्ड के पीछे, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, उसके पीछे एक मैग्नेटिक स्ट्राइप होता है काले रंग का। उसके ऊपर 3 अंक का एक सीवीवी नंबर लिखा रहता है, जिसको हम लोग इंटरनेट से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो उस समय हम लोग यूज़ करते हैं। उसको किसी को नहीं बताना है। कोई फ़ोन करके पूछेगा उसको नहीं बताना है। ऑनलाइन लेन देन के समय धोखाधड़ी होने पर तुरंत अपने बैंक को सूचित करें। इसका मतलब है कि आपको लेन देन में चौकन्ना रहना है। अगर फिर भी कोई धोखाधड़ी होता है तो तुरंत अपने बैंक में या बैंकिंग लोकपाल भारतीय रिजर्व बैंक पटना में लिखित शिकायत दर्ज करें। लिखित शिकायत करने पर आपकी समस्या का समाधान निश्चित होगा। ऑनलाइन बैंकिंग के लिए केवल सत्यापित, सुरक्षित और विश्वसनीय वेबसाइट और ऐप का ही इस्तेमाल करें। आप सभी लोग इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल जरूर करें। इसके लिए ध्यान रखना है कि ऐप का चुनाव सही हो, इसमें किसी से गुमराह नहीं होना है। आरबीआई कहता है सुरक्षित डिजिटल लेन देन की शुरुआत होती है आपसे। डिजिटल लेन देन के समय क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका ध्यान जरूर रखना है। आप सभी लोगों को हमेशा सतर्क रहना है और दूसरों को भी सतर्क रहने की सलाह देनी है। डिजिटल भुगतान करें, सुरक्षित रहें। हम लोग सभी लोग को डिजिटल बनना है, डिजिटल का लाभ उठाना है, लेकिन साथ में सुरक्षित भी रहना है। हमेशा सतर्क रहें। आप सभी भाई बहन से एक और आग्रह है कि दूसरे लोगों के भी प्रेरित करना है कि वो डिजिटल लेन देन अपनाएं। बस, धन्यवाद।
तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।